हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। एनटी का जो वीकली टेस्ट फर्स्ट हुआ, आज हम उस पे वीडियो एनालिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हैं आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स इज़ नॉट क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना बेटा, ये तो पास हो रहा है 3 कंटिनेंट से। कौन कौन कंटिनेंट? एक तो एशिया है, दूसरा अफ्रीका है और थर्ड वन नॉर्थ अमेरिका। इन्हीं 3 कंटिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है, बाकी कंटिनेंट से नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है फिर साउथ अमेरिका है इसका करेक्ट आंसर। क्यों? ये नॉट क्रॉस्ड बोल रहा है हमारा क्वेश्चन कि किस कंटिनेंट में क्रॉस नहीं हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इसका करेक्ट आंसर है साउथ अमेरिका। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। द नॉर्थर्न प्लेन्स वर फॉर्मड ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल एरा। तो इसका करेक्ट आंसर है सिनोजोइक एरा में क्या नॉर्थर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जड मोहर है यहाँ पे बेटा, ये टाइपिंग एरर है। द जड मोहर टनल इज़ ए पार्ट ऑफ विच नेशनल हाईवे। तो इसका करेक्ट आंसर है नेशनल हाईवे फर्स्ट। एज पर न्यू नंबरिंग, जो न्यू नंबरिंग के हिसाब से हैं उसी के अकॉर्डिंगली जड मोहर टनल किसका पार्ट है? नेशनल हाईवे फर्स्ट का पार्ट है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डिवीजनल रेलवे मैनेजर ऑफ जम्मू रेलवे डिवीजन। ठीक है, तो जम्मू रेलवे डिवीजन जिसकी ऑफिशियली इनाग्रेशन हाल में ही हुई है, 2025 में ही इसकी हुई है। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है ई श्रीनिवास। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। When was Jammu Railway Division officially inaugurated as a part of Northern Railway Zone? तो इसका करेक्ट आंसर है जनवरी 2025। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। Who is the current चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? यहाँ तक आप बेटा समझो इस क्वेश्चन को। Who is the current चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो इसका आंसर है अतल डोला। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये याद नहीं रखना बेटा, जो ये अतल डोला है ना, ये दिसंबर 2023 से बना है क्या? चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आज भी है, ये करंट में भी है। आज जून 2025 चल रहे हैं, तो आज भी यही है अतुल डोला। तो इससे पहले जो था वो था ये डॉक्टर कुमार मेहता था इससे पहले। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है बेटा, ये दिसंबर 2023 से कौन आया? अतुल डोला। तो आज भी है, ये करंट का भी है ये। ठीक है, करंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर यही है अतुल डोला। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अजंता केव्स आर प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच रिलीजन? तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा बुद्धिज़्म। जो ये अजंता केव है ना, इसमें 3 डायनास्टीज़ हैं, 3 डायनास्टीज डिस्कस की गए हैं। एक तो इसमें मौर्यन एम्पायर है बेटा, और दूसरा इसमें सुंगा पीरियड है। एक तो मौर्यन एम्पायर, दूसरा सुंगा पीरियड, और थर्ड डायनास्टी कौन था? गुप्ता पीरियड। ये तीनों के तीनों डायनास्टी जो थे ये फॉलोअर्स था किसके? बुद्धिज़्म का। तो इसका करेक्ट आंसर है कौन सा? बुद्धिज़्म। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। द विजयनगर मोराल्स आर प्राइमरीली फाउंड इन विच टेम्पल कम्प्लेक्स? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा विरापक्षा टेम्पल। ये है इसका करेक्ट आंसर, विरापक्षा टेम्पल। जो ये हम्पी है ना, ये एक जगह है। कहाँ पे? कर्नाटका में ये एक जगह है। और जो ये हम्पी है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटका में, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है विरापक्षी टेम्पल। और यहाँ पे क्या है? ये तो अवतार ऑफ शिवा भी है। ठीक है, चलो इसका करेक्ट आंसर यही था। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। द लिपाक्षी पेंटिंग्स आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा आंध्र प्रदेश। अनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश में एक, तो वहीं पे है कौन सा? लिपाक्षी पेंटिंग्स। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करने जा रहे हैं। विच एम्पायर शोड लेस इंटरेस्ट इन पेंटिंग एंड डिसबैंडेड मनी रॉयल एटलरीज? ठीक है बेटा, तो देखो बेटा, जो अकबर है ना, इसे कहते हैं हम फादर ऑफ मुगल आर्ट भी। ठीक है,
और जहांगीर जो है इसको कह गोल्डन पीरियड था, जो ये मुगल आर्ट जो पेंटिंग्स का था ना, गोल्डन पीरियड जहांगीर का ही जो टाइम था, तो गोल्डन पीरियड था किन के लिए, मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए। और शाहजहाँ भी जो था ये ज़्यादातर म्यूज़िकल पार्टीज़, ठीक हैं, गार्डन्स के ज़्यादातर इसका शौक़ था, लेकिन पेंटिंग का थोड़ा थोड़ा मतलब तो ज़्यादा नहीं। लेकिन औरंगज़ेब जो हैं इसका पूरा जो टाइम पीरियड है वो तो किन में, जंगों में ही गुजरा, वार्स में गुजरा। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या, औरंगज़ेब। इसे पेंटिंग्स वेटिंग से कुछ नहीं, ये खाली क्या लड़ना जान रहा था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था औरंगज़ेब, ठीक है। चलो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हु वेयर द फेमस पर्शियन पेंटर्स इनवाइटेड टू इंडिया बाय हुमायूं। अकबर से भी पहले बेटा हुमायूं था, ठीक है। तो इसने कौन दो पेंटर्स ईरान से लाया, ईरान से, ठीक है। एक का नाम था अब्दुल अल समद और दूसरे का नाम था मीर सईद अली, ठीक है। यही दो पेंटर्स इसी ने लाया, ठीक है। कहाँ से, पर्शियन से, पर्शियन से। अब और एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फेमस एग्जाम्पल ऑफ जोधपुर मिनिएचर आर्ट इंक्लूड्स। कौन से एग्जाम्पल हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है चौगन प्लेयर्स। यही है फेमस एग्जाम्पल जोधपुर मिनिएचर। ये क्या है, जोधपुर मिनिएचर, ये स्कूल्स हैं, आर्ट पेंटिंग आर्ट के स्कूल्स हैं ये बेटा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। देखो बेटा, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है ना, इसमें मेन जो है, मेन 10 टाइप्स हैं, 10 स्टाइल्स बोलो या 10 स्टेजेस हैं इसमें, किसमें, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में। ध्रुपद हैं, थुमरी हैं, ख्याल हैं, रागा सागर है, ठीक है। तो ये 10 है, हमें बोल रहे हैं कि इनमें से कौन नहीं है। देखो ध्रुपद भी स्टेज हैं हिंदुस्तानी ख्याल भी स्टेज हैं एक, ठीक है। कर्नाटिक जो है ये स्टेज नहीं है इसमें, यार थुमरी भी आ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर कौन है, हमें बोल रहा है नॉट पार्ट ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, तो इसका मतलब है कर्नाटिक, ये उन 10 स्टेजेस में नहीं आ रहे हैं। तो याद रखना बेटा 10 स्टेजेस हैं या 10 क्लासेस आप बोलो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में। होरी भी और एक स्टेज है इसमें, तो ये आपने लेक्चर में पढ़ा ही होगा, 10 स्टेजेस हैं, तो उनमें से ये कर्नाटका नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर तो यही है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हु इज़ सेलिब्रेटेड एज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सिंगर्स ऑफ थुमरी। जो ये थुमरी है ना, ये भी स्टेज है मेन, जो 10 स्टेजेस हैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, तो ये भी उसमें एक स्टेज है थुमरी। तो हमें बोल रहे हैं कि उसका प्रोमिनेंट सिंगर कौन थी, तो उसका करेक्ट आंसर है बेगम अख्तर। बेगम अख्तर को याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। हाउ मेनी कंट्रीज शेयर ए लैंड बॉर्डर विथ इंडिया। कितने कंट्रीज़ हैं जो कि लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं किसके साथ, इंडिया के साथ, तो वो टोटल है क्या 7। तो इसका करेक्ट आंसर है 7। कौन कौन से हैं, तो इसका मैं चलो एक बार ट्रिक भी हम लिखेंगे इसको, AB:B पे रखना, ABC प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर की शॉर्ट नोटेशन ऐसे आप याद रखना है, ठीक है, PMN प्राइम मिनिस्टर। बस इससे आपको ये 7 के 7 कंट्रीज़ याद रहेंगे। कौन, क्या क्या, ABC प्राइम मिनिस्टर, PMN, B पर डबल डैश रखना, ठीक है। A का मतलब है अफ़गानिस्तान, और B के पास जो ये डबल डैश है ना, एक बांग्लादेश और भूटान। C का मतलब चाइना, P का मतलब पाकिस्तान, M का मतलब म्यांमार, N का मतलब नेपाल, ठीक है, ठीक है। ओके सर, अब हमें ये याद रहा कि कौन से 7 कंट्रीज़ हैं जो शेयर कर रहे हैं बॉर्डर किसके साथ, इंडिया के साथ। कैसे याद रखा आपने, AB:C यानी ABC प्राइम मिनिस्टर, ठीक है सर। A का मतलब अफ़गानिस्तान, B का मतलब बांग्लादेश, भूटान, C का मतलब चाइना, P का मतलब पाकिस्तान, M का मतलब म्यांमार, N का मतलब नेपाल। सर आया समझ अब ये। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। विच कंट्री शेयर बोथ लैंड बॉर्डर एज वेल एज मैरीटाइम बॉर्डर विथ इंडिया। तो कौन कौन सी कंट्री हैं, देखो जो बांग्लादेश हैं ये लैंड बॉर्डर भी लैंड भी शेयर कर रहा है, ठीक है, और मैरीटाइम बॉर्डर भी यानी वाटर के साथ भी ये कनेक्ट हैं इंडिया के साथ। तो पाकिस्तान भी है और म्यांमार भी है, तो इसका करेक्ट आंसर है फिर क्या, ऑल ऑफ द अबव, ये है इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बाय लैंड एरिया। अच्छा, इंडिया, पूरे इंडिया में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है माही। याद रखना, माही कहाँ पे है, जो पुडुचेरी UT है उसी में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो यही है सबसे छोटा।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्रू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डज द रेलवे लाइन पास एज ऑफ जून 2025? तो कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें से रेलवे लाइन जो है वो गुजर रही है एज ऑफ 2025? देखो बेटा टोटल हैं 11 डिस्ट्रिक्ट्स। जो ये जम्मू एंड कश्मीर की रेलवे लाइन है ना, ये पास हो रहे हैं टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 11। लेकिन इसमें भी याद रखना बेटा, जो जम्मू डिवीज़न है और जो कश्मीर डिवीज़न है, जम्मू डिवीज़न के 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और कश्मीर डिवीज़न में 5 डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। द यंगेस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम शिवालिक्स कहते हैं। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। और इसका और एक नाम है आउटर, इसका और एक नाम है आउटर हिमालयाज, और एक नाम है एक इसका आउटर हिमालयाज। ठीक है, चलिए अब है ये लास्ट क्वेश्चन जीके पोर्शन का, है ना। द हिमालयाज वेर फार्म ड्यू टू द कोलूजन। हिमालयाज जो है, हिमालयाज की फार्मेशन जो हुई है वो कोलूजन किन 2 प्लेट्स का हुआ? एक तो इंडियन प्लेट का सर, और दूसरा यूरेशियन प्लेट। इन दो का है इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट्स के बीच में जो कोलूजन हुआ, इसी से क्या हिमालयाज वजूद में आया। तो इसका करेक्ट आंसर यही है। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इंग्लिश सेक्शन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21, दैट इज़ फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट टेंस। तो अप्रोप्रिएट टेंस हमें फिलअप करना है गिवन क्वेश्चन में। पहला है शी डैश हर वर्क इन टाइम। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हम फिल करेंगे वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ ऑलवेज डज। यहाँ पे आएगा शी ऑलवेज डज हर वर्क इन टाइम। ठीक है, ये ऑलवेज डज जो है ये एक फ्रेज़ है जो कि इंडिकेट करती है किसी हैबिचुअल एक्शन को, क्योंकि इसमें ऑलवेज़ का यूज़ हुआ और ये एक हैबिचुअल एक्शन है जिसमें हमें ज़रूरत पड़ती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ हुआ? पहला वाला जो कि डज है। और ये जो शी है ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। और इसके साथ जो वर्ब यूज़ होगा वो भी होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो वो कौन सा है? वो है डज। ओके, और दूसरा चीज़ इसमें ये है कि ये है इन टाइम एंड ऑन टाइम। जो इन टाइम है इसका मतलब क्या होता है? बिफोर ए डेडलाइन और बिफोर इट्स टू लेट। तो तब हम इन टाइम का यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा होता ऑन टाइम तो इट मीन्स एट द एग्जैक्ट स्केड्यूल्ड टाइम। ठीक है, जब हम बोलते हैं शार्प एट 10 AM मीन्स एग्जैक्टली उसी वाले पॉइंट पे। तो यहाँ हम कभी लिखते हैं यू शुड रीच द एग्जामिनेशन हॉल बाय और बिफोर 10 AM फॉर एग्जाम्पल। तो ये है हमें इससे पहले पहुँचना होता है, मीन्स बिफोर अ डेडलाइन। ठीक है, डेडलाइन हमारी दी हुई है 10 AM। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज़ चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। तो क्वेश्चन क्या है? द सेलिब्रिटीज़ लेटेस्ट मूवी इज़ वेरी एंटरटेनिंग, आई डैश इट। जो सेलिब्रिटीज़ किसी सेलिब्रिटी की जो लेटेस्ट मूवी थी वो बहुत एंटरटेनिंग थी, तो मैं इसको क्या करता हूँ? आई रिकमेंड इट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये एक डायरेक्ट वे है, डायरेक्ट एंड कॉमन वे है एक्सप्रेस करने के लिए करंट ओपिनियन को। ठीक है, या सजेशन को, जिसको इमीडिएटली फॉलो करता है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा आई रिकमेंड इट, तो इसने ये मूवी देखी और रिकमेंड कर रहा है, तो मीन्स इसको फॉलो किसने किया है? पॉजिटिव स्टेटमेंट ने। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, दैट इज़ हिज फाइन वॉइस डैश इन दिस हॉल। तो ये जो है हिज फाइन वॉइस, ये क्या है? ये इसमें है सब्जेक्ट, और हिज फाइन वॉइस ही सब्जेक्ट का काम करता है यहाँ पे। और ये जो सेंटेंस है ये डिस्क्राइब करता है एक एक्शन को जो कि होने वाला है फ्यूचर में। ठीक है, इम्प्लाइज इट विल बी हर्ड। लेकिन ये जो यहाँ पे आंसर में अगर हम पैसिव वॉइस में देखेंगे तो ये जो वॉइस है ये क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट ऑफ हियरिंग, क्योंकि हियरिंग का यूज़ हुआ है, हर्ड का यूज़ हुआ है, तो हियरिंग का ये ऑब्जेक्ट है
और इसको पैसिव वॉइस की ही ज़रूरत है। तो इसका में हम क्या करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे, विल नेवर बी हर्ड। ठीक है, तो ये ही करेक्ट फॉर्म है जिसमें हम एक्सप्रेस करते हैं फ्यूचर पैसिव टेंस को, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी पैसिव में ही है और जो सब्जेक्ट है वो भी पैसिव टेंस में ही होना चाहिए, मींस फ्यूचर पैसिव टेंस में ही होना चाहिए। विल आया तो फ्यूचर का सेंटेंस है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए ही। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। फिल द करेक्ट टेंस इन द इटैलिक सेक्शन। पहले हम देखेंगे इटैलिक सेक्शन कौन सा है। ये यहाँ पे हैज़ गिवन बर्थ, ए tigress हैज़ गिवन बर्थ टू ए cub इन द रणथंभौर टाइगर रिजर्व टेकिंग द बिग कैट पॉपुलेशन टू 78। तो ये जो ये सेंटेंस है इसमें जो टेंसेस फिलअप हुए हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ नो सब्स्टिट्यूशन इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि ये जो है हैज़ गिवन बर्थ ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, क्योंकि हैज़ और थर्ड फॉर्म हैज़ और गिवन का यूज़ हुआ है तो दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और ये जो टेंस है ये करेक्टली डिस्क्राइब करता है इस एक्शन को जो कि पास्ट में हुआ है, और इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो किस पे है, वो है प्रेजेंट पे। क्योंकि ये जो है इसने जो बर्थ दिया है मीन 78, फॉर एग्जांपल अभी तक इसकी जो पॉपुलेशन होगी वो होगी 77। तो इसने एक टिग्रेस ने एक बच्चे को और बर्थ दिया है तो इसका जो नंबर है वो रेज हुआ है, एक से इंक्रीज़ हुआ है। मीन्स पास्ट में जो चीज़ हुई है उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो किस पे है, प्रेजेंट पे है। तो इस वजह से यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और वही टेंस सेंटेंस क्वेश्चन में भी यूज़ हुआ है। तो इस वजह से इसका आंसर रहेगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर डी। Moving to question number 25, that is fill the appropriate tense. I have reached the hotel by the time you call me. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ विल हैव रीच्ड द होटल। क्योंकि इसमें जो ये है बाय द टाइम यू कॉल मी, ये वाला पार्ट जो है ये इंडिकेट करता है फ्यूचर एक्शन को जो कि कंप्लीट होगा बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन। क्योंकि पहले ही बाय द टाइम यू कॉल मी मीन्स कि इससे पहले ही एक एक्शन हुआ है, दैट इज़ आई हैव रीच्ड द होटल। तो मीन्स ये जो दो टेंसेस है, दो पार्ट्स हैं, तो ये एक साथ ही हुए हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हम विल हैव का यूज़ करते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल जैसे कि यहाँ पे है रीच्ड, तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का भी यूज़ हुआ है, इट्स रीच, रीच एंड रीच्ड। तो यही वाला इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। फ्यूचर विल को डिफ़ाइन करता है, विल फ्यूचर को डिफ़ाइन करता है। ठीक है, ये जो है विल बी रीचिंग, तो ये कंटिन्यूअस में टेंस है और ये पास्ट में टेंस है। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ आई हैव रीच्ड द होटल, आई विल हैव रीच्ड द होटल, क्योंकि ये फ्यूचर एक्शन डिफाइन करता है बाय द टाइम यू कॉल मी। ठीक है, तो बाय द टाइम यू कॉल मी ये इंडिकेट करता है फ्यूचर एक्शन को जो कि कंप्लीट हुआ होता है अनदर फ्यूचर। इसमें दो फ्यूचर टेंसेस का यूज़ हुआ है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज चूज द करेक्ट टेंस। पहला है द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ विल बी, सॉरी ये वाला नहीं है, ये है विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। ठीक है, क्योंकि ये जो होल्ड का यूज़ यहाँ पे हुआ है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बेस फॉर्म वर्ब की यूज़ कर रहा है, दैट इज़ होल्ड, और होल्ड के बाद विल बी का यूज़ इससे पहले, होल्ड से पहले विल बी का यूज़ होता है। जब भी हमें फ्यूचर पैसिव वॉइस की बात कर रहे हैं तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एक तो विल बी का यूज़ होता है और पास्ट पार्टिसिपल, मीन्स हम फ्यूचर पैसिव वॉइस का यूज़ कर रहे हैं। ये है विल बी हेल्ड, तो ये इंडिकेट करता है फ्यूचर को और पैसिव वॉइस को। तो इस वजह से यहाँ पे क्या यूज़ होगा, एक तो विल बी यूज़ होगा और पास्ट पार्टिसिपल। तो करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर ए ही होगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 27, दैट इज़ आवर गेस्ट्स अराइव्ड
दे आर सिटिंग इन द गार्डन, तो यहाँ पे जो करेक्ट टेंस फिल होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, आवर गेस्ट्स हैव अराइव्ड। यहाँ पे हैव का यूज़ होगा क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैव का यूज़ हुआ है। ये डिस्क्राइब करता है वो वाला एक्शन जो कि पास्ट में हुआ है, लेकिन इसका जो कनेक्शन है वो प्रेजेंट के साथ भी है। मीन्स आवर गेस्ट्स हैव अराइव्ड, वो आए हुए हैं, ठीक है। दे आर सिटिंग इन द गार्डन, तो प्रेजेंटली वो क्या कर रहे हैं, ये वाला पार्ट प्रेजेंट दिखा रहा है क्योंकि प्रेजेंटली वो बैठे हुए हैं गार्डन में। हैव अराइव्ड, ये तो कौन सा वाला टेंस आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया, ठीक है। Moving to question number 28 now, that is select most appropriate option. पहला है अबू said that he saw the picture, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, that is अबू said that he had seen the picture, क्योंकि ये जो ओरिजिनल सेंटेंस है यहाँ पे ये क्या यूज़ करता है, सिंपल पास्ट टेंस को, ठीक है। सॉ, ठीक है, सा क्या है, पास्ट में है, और जब इसको रिपोर्ट करेंगे पास्ट में तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। मीन्स ये हैड सीन में चेंज हो जाएगा, और ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये हमें कब हम इसका यूज़ करते हैं, ये एक एक्शन डिस्क्राइब करता है दैट हैपन्ड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, क्योंकि पास्ट में हुआ है ऑलरेडी। हैड सीन का इसने देखा है ऑलरेडी, दैट इज़ ही सॉ, ये भी पास्ट में ही है, और इसके साथ जो टेंस होगा वो होगा यूज़ होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। मीन्स ही हैड सीन, एक तो सॉ की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, और हैड मीन्स पास्ट, तो करेक्ट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर डी ही रहेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29, दैट इज द हाउस हैज़ बीन ऑक्शन बिफोर वी रीच्ड देयर, तो दो चीज़ें इसमें यूज़ हुई है। एक तो ये जो सेंटेंस है ये डिस्क्राइब करता है वो वाला एक्शन जो कि कंप्लीटेड हुआ है, जो कि कंप्लीट हुआ है बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। पास्ट एक्शन क्या है इसमें, वी रीच्ड देयर, ठीक है, ये एक पास्ट एक्शन है, और इसको हम जब इसको सेंटेंस में फिल करेंगे तो इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस हम क्या कौन सी यूज़ करेंगे, तो वो होगी पास्ट परफेक्ट टेंस। एक तो उसमें क्या हम यूज़ करते हैं, एक तो हैड का यूज़ करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ द हाउस हैड बीन ऑक्शन्ड बिफोर वी रीच्ड देयर, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30, दैट इज़ फिल द अप्रोप्रिएट टेंस। पहला है दे आर लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट लास्ट मंथ, तो इसमें जो करेक्ट टेंस यूज़ होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ लॉन्चड, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये कंटिन्यूअस में है, आईएनजी का यूज़ हुआ है, और अगर हम इसमें यूज़ हुआ है लास्ट मंथ का, तो ये जो लास्ट मंथ है ये इंडिकेट करता है एक पास्ट एक्शन को। तो ओरिजिनल सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जो कि इनकरेक्ट है फॉर ए पास्ट एक्शन। तो जब भी हमें पास्ट एक्शन का यूज़ करना होगा तो हम पास्ट टेंस ही यूज़ करते हैं, और यही कंप्लीट एक्शन है जो कि पास्ट में हुआ है, और अप्रोप्रिएटली हम यही यूज़ कर सकते हैं। मीन्स दे आर लॉन्चिंग, दे लॉन्चड, सॉरी आर लॉन्चिंग तो नहीं आएगा, दे लॉन्चड द न्यू प्रोडक्ट लास्ट मंथ, ठीक है, और लॉन्चिंग नहीं आएगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज़ द रोड वॉज रिपेयरिंग बाय द वर्कर्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो वॉज रिपीटिंग जो यहाँ पे यूज़ हुआ है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि ये अटेम्प्ट करता है, इसमें ये यूज़ जो हुआ है वो हुआ है पैसिव वॉइस का यूज़, वॉज रिपेयरिंग, ठीक है, लेकिन आगे जो वर्ब यूज़ हुआ है वो हुआ है एक्टिव वर्ब फॉर्म का यूज़। लेकिन जब भी हमें पैसिव वॉइस में किसी टेंस का यूज़ करना होता है तो उसको फॉलो करती है टू बी वर्ब, ठीक है, टू बी फॉलोड बाय द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब। तो इसमें क्या आएगा, द रोड वाज रिपेयर्ड बाय द वर्कर्स, तो ये जो है ये पास्ट में एक्शन हुआ है, तो हमें पास्ट में जो यूज़ करेंगे तो हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ करना है, मीन्स रिपेयर्ड का यूज़ करना है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 32, दैट इज़ ही डैडेज टू लंदन नेक्स्ट वीक,
ठीक है। तो इसमें जो टेंस हमें यूज़ करना है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ गोइंग। ही इज़ गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है, जो कि एक्सप्रेस करता है फ्यूचर प्लान्स और फ्यूचर अरेंजमेंट्स को, ठीक है। तो इसमें जो अप्रोप्रिएट टेंस का यूज़ करेंगे वो होगा इज़ गोइंग। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है फॉर प्री प्लान्ड इवेंट्स, ठीक है। प्री प्लान इवेंट्स के लिए इज़ गोइंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करना ज़रूरी है, तो उससे सेंटेंस ठीक बन जाता है, करेक्ट फॉर्म आ जाती है इसमें। तो वेंट जो है ये सिंपल पास्ट है और विल गो जो है ये सिंपल फ्यूचर है। गॉन भी पास्ट ही डिनोट करता है। नेक्स्ट वीक यहाँ पे जो है इस वजह से आप इसको ठीक कर सकते हैं, तो ये है फ्यूचर, ये एक्सप्रेस करता है फ्यूचर प्लान या अरेंजमेंट, तो जो टेंस यूज़ होगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33, दैट इज़ बाय द टाइम यू अराइव आई डैश माई वर्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ विल हैव फिनिश्ड। और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्योंकि विल का यूज़ हुआ है, तो ये डिस्क्राइब करता है वो वाला एक्शन जो कि कंप्लीट हुआ है बिफोर ए स्पेसिफिक पॉइंट, दैट इज़ विल हैव फिनिश्ड। ये इंडिकेट करता है वो वाली वर्क को जो कि कंप्लीट हुई है बिफोर दैट अराइवल, मीन्स बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव फिनिश्ड। इसमें दो सेंटेंसेस है, बाय द टाइम यू अराइव और दूसरा है आई विल हैव। एक तो फ्यूचर इंडिकेट करता है, दूसरा क्या करता है आई विल हैव। दोनों ही फ्यूचर इसमें डिफाइन करते हैं, दोनों ही फ्यूचर के सेंटेंसेस है। Moving to question number 34 now, that is she dash her homework yet। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ हैज़ नॉट फिनिश्ड, क्योंकि इसमें जो वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ येट, और येट इंडिकेट करता है वो वाला एक्शन जो कि इनकम्प्लीट होता है एंड इज स्टिल एक्सपेक्टेड टू हैपन। दिस मतलब इसमें जो हम टेंस का यूज़ करते हैं वो कौन सा टेंस होता है, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क येट, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। और टेंस कौन सा यूज़ होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 35, दैट इज़ वी डैश इन द हाउस सिंस 2010। तो इसमें करेक्ट जो टेंस यूज़ होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ वी हैव लिव्ड इन द हाउस सिंस 2010, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये डिस्क्राइब करता है वो वाला एक्शन जो कि शुरू हुआ है कब, इन द ईयर 2010, और कंटिन्यू हुआ है, अभी तक चल रहा है, प्रेजेंट तक चल रहा है। तो इसको हम बेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं किस टेंस से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, मीन्स हैव का यूज़ होगा, क्योंकि हैव का यूज़ ही हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। थैंक यू। ए ज़ीरो चेनेज पॉइंट इज़ हमें बताता है कि ज़ीरो चेनेज पॉइंट जो है वो क्या है। देखो बेटा, ये तो बेस लाइन है, ये तो क्या है, बेस लाइन बोलो या चेन लाइन बोलो। अब यहाँ ये तो बॉटम है और ये तो टॉप है। हम हमेशा स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, बॉटम से। यहाँ पे ज़ीरो हम लिखता है, यहाँ पे क्या होगा, इनको हम चेन एजेस बोल रहे हैं। लेकिन ज़ीरो चेन एज क्या होता है, यहाँ स्टार्ट तो हम यहाँ से ही कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो ज़ीरो चेन एज होता है ये बिगिनिंग पॉइंट होता है, यानी बिगिनिंग पॉइंट ऑफ द अलाइनमेंट। ये है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ए सिंगल लाइन फील्ड बुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए डबल लाइन फील्ड बुक इन दैट, ठीक है। हमें सिंगल लाइन फील्ड बुक जो है वो डिफरेंट क्यों है डबल लाइन फील्ड बुक में, क्योंकि जो सिंगल लाइन फील्ड बुक होती है उसके पेज के सेंटर में, मिडल में एक सेंटर में क्या, एक वर्टिकल लाइन होती है। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन, जिसको हमने बेस लाइन या चेन लाइन बोला या सर्वे लाइन बोला है। तो इसमें है इट यूजेस वन सेंट्रल वर्टिकल लाइन ऑनली, इसमें खाली एक ही सेंट्रल वर्टिकल लाइन ऑनली होते हैं। इसी को हम बोल रहे हैं बेस लाइन या चेन लाइन। और एक बात याद रख लो, जो डबल कॉलम ये है उसमें दो वर्टिकल लाइन्स होते हैं। जो ये कॉलम है पूरा कॉलम, यहाँ पे हम इसी कॉलम को ही बेस लाइन बोल रहे हैं, और सिंगल लाइन में इसी वर्टिकल लाइन को, जो ये एक ही वर्टिकल लाइन है, इसी को बेस लाइन बोल रहे हैं, ठीक है। चलो इसका करेक्ट आंसर ये था ऑप्शन बी। अब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ फील्ड बुक, फील्ड बुक की प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये रिकॉर्डिंग फील्ड ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट्स, ये है प्राइमरी इसकी फंक्शन, ठीक है।
चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जाएं। टिपिकल साइज़ क्या है फील्ड बुक का, तो ये तो पहले हमने पढ़ा 20/12 सेंटीमीटर, ये टिपिकल साइज़ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग फील्ड बुक एंट्रीज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखो बेटा, दे मस्ट बी मेड नीटली इन पेंसिल, किस बहुत से बच्चों को इसमें ये टिक किया क्योंकि कन्फ्यूजन हुआ। देखो बेटा, पेंसिल भी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन खाली पेंसिल नहीं, एक परमानेंट इंक से भी हम इसको, यानी खाली पेंसिल ही हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, पेंसिल भी यूज़ कर रहे हैं, परमानेंट यानी इंक वाले जो पेन होता है वो भी हम यूज़ कर रहे हैं, नीटली भी होना चाहिए। लेकिन दैट मीन्स ये इसका बेस्ट आंसर नहीं है बेटा। अगर आपको याद है वो ओरिजिनलिटी का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया उस टाइम, मैंने बोला जितना हम काम कर रहे हैं फील्ड में, जितना हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं उतना हम राइट कर रहे हैं, उतना हम नोट कर रहे हैं, किस में? फील्ड बुक में। मतलब दे शुड बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली ड्यूरिंग द सर्वे। तो इसका करेक्ट आंसर था क्या? ये वाला पॉइंट, ये वाला ऑप्शन बी पार्ट है इसका करेक्ट आंसर।